हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है हमारे चैनल बीएससी इनसाइड विस्तारा में। तो देखिए आज ही हमारा दूसरा वीडियो है। इसमें सबसे पहले वीडियो में हमने सिलेबस को मेंशन किया था। ये फर्स्ट यूनिट बीएससी 5 सेमेस्टर के बॉटनी के फर्स्ट पेपर का फर्स्ट यूनिट का फर्स्ट टॉपिक है, जो है इम्पोर्टेंस ऑफ वाटर, यानी पादपों के लिए पानी का क्या महत्व है। तो देखिए सबसे पहले हम देखते हैं, इसमें हम मैनी टॉपिक्स देखेंगे। सबसे पहले हम देखते हैं कि पादप की महत्वपूर्ण प्रक्रियाओं के लिए सबसे महत्वपूर्ण तत्व जल है। बी है, इसके बिना पौधे जीवित नहीं रह पाते हैं। सी है, जल एक महत्वपूर्ण विलायक है जो प्राय अधिकांश जीव द्रव्य का निर्माण करता है। डी है, जीव द्रव्य में उत्पन्न अनेक एंजाइम पौधों में होने वाली अनेक चयापचय घटनाओं को उत्प्रेरित करते हैं। ई है, कोशिका द्रव्य में आमतौर पर 75% पानी होता है। ये निम्नलिखित कारकों के परिणाम स्वरूप जल पौधों के लिए महत्वपूर्ण है। सबसे पहला पॉइंट है जल के। अब ये इसका सबसे पहले हमने इंट्रोडक्शन देखा, अब इसके बारे में हम जल का महत्व देखेंगे कि जल का महत्व एक्चुअल में है क्या पौधों के लिए। तो निम्नलिखित कारकों के परिणाम स्वरूप जल पौधों के लिए महत्वपूर्ण है। इसमें सबसे पहला है, जल बीज के अंकुरण को बढ़ावा देता है। दूसरा, जल प्रकाश संश्लेषण में सहायता करता है। तीसरा, जल मिट्टी से पौधों तक खनिजों और पोषक तत्वों की गति में सहायता करता है। चौथा पॉइंट है, जल पौधों के ऊतकों पर उचित दाब डालकर पौधे की संरचना को बनाए रखने में सहायता करता है। पांचवा पॉइंट है, जल तालाबों, नदियों, झीलों और समुद्रों के रूप में विभिन्न प्रकार के पौधों को आवास प्रदान करता है। तो देखिए हमने ये सबसे पहला टॉपिक कंप्लीट किया है, जिसका नाम है इम्पोर्टेंस ऑफ वाटर फॉर प्लांट्स। अब हमारा दूसरा टॉपिक है ऑस्मोसिस। तो ये अब देखिए ऑस्मोसिस देखते हैं, ये दूसरा टॉपिक है। ऑस्मोसिस क्या होता है? तो ये अर्ध पराग में झिल्ली के माध्यम से उच्च सांद्रता वाले क्षेत्र से कम सांद्रता वाले क्षेत्र तक पानी की गति है। मतलब एक अर्ध पराग में झिल्ली, इस प्रकार से एक झिल्ली लगा दीजिए बीच में, अर्ध पराग में झिल्ली। तो अर्ध पराग में झिल्ली के माध्यम से जो बीच में लगी होती है कि उच्च सांद्रता वाले से कम सांद्रता वाले क्षेत्र तक पानी की गति है, जब तक कि साम्य प्राप्त ना हो जाए। देखिए जो हमारा आरओ होता है, जिसे फिल्टर कहते हैं, उसमें यही तकनीक यूज़ की जाती है, जिसमें जो हमारा हाई कंसंट्रेशन वाला वाटर होता है उसको लो कंसंट्रेशन वाले वाटर, मतलब अर्धपराग में झिल्ली के माध्यम से गुजारा जाता है, जिससे पानी शुद्ध हो जाता है। ये यूज़ किया जाता है हमारे वाटर को प्योर करने में, यानी फ़िल्टर करने में। इसको हम दो भागों में बांटते हैं ऑस्मोसिस को, एक अंतःपरासरण, दूसरा बाह्य परासरण। जो अंतःपरासरण होता है वो एक अर्ध पराग में झिल्ली के माध्यम से अंदर की ओर फैलता है, यानी जल एक अर्ध पराग में झिल्ली के माध्यम से अंदर की ओर फैलता है और आसपास का माध्यम कम सांद्रित होता है। इसी प्रकार से हम बाह्य परासरण को कह सकते हैं कि जल एक अर्ध पराग में झिल्ली के माध्यम से बाहर की ओर फैलता है जब आसपास का माध्यम कम सांद्रित होता है। इसके बाद में हम परासरण दाब या विलय विभव देखते हैं। तो ये वह दाब है जो किसी विलयन में तब विकसित होता है जब उसे अर्ध पराग में झिल्ली का उपयोग करके उसे शुद्ध विलायक से अलग किया जाता है। इसके बाद में स्फीति दाब है। स्फीति दाब टीपी जल स्थितिक दाब है, जो तब उत्पन्न होता है जब विलायक कण कोशिका में प्रवेश करते हैं। मतलब स्फीति दाब या जल स्थितिक दाब है जो तब उत्पन्न होता है जब विलायक कण किसी कोशिका में प्रवेश करते हैं और कोशिका झिल्ली या कोशिका भित्ति को धक्का देते हैं। इसके बाद में हमारी थर्ड डेफिनेशन है भित्ति दाब। पहला हमने पढ़ा था इसमें परासरण दाब, दूसरा हमने पढ़ा स्फीति दाब, तीसरा हम पढ़ेंगे भित्ति दाब। तो भित्ति दाब वह समान और विपरीत दाब है जो स्फीति कोशिका में तब लगाया जाता है जब कोशिका की भित्ति थोड़ी सख्त हो जाती है। इसके बाद में विसरण दाब या न्यूनतम ओपीडी या चूसण दाब। विसरण दाब या न्यूनतम ओपीडी या शुद्ध विलायक और उसके विलयन के विसरण दाब के बीच का अंतर है। ये परासरण पैरामीटर है जो पानी को पौधे की कोशिकाओं में प्रवेश करने का कारण बनता है। इसके बाद में जल विभव है, वाटर पोटेंशियल है, ये इसका मेन टॉपिक है। वो सब टॉपिक थे, ये वाटर पोटेंशियल मेन टॉपिक है क्योंकि हमारे सिलेबस में मेंशन है वाटर पोटेंशियल। तो देखिए क्या होता है, तो शुद्ध जल के अणुओं की मुक्त ऊर्जा
जो हमारे प्योर वाटर होता है उसके मॉलिक्यूल की जो फ्री एनर्जी होती है, और विलयन में जल के अणुओं की मुक्त ऊर्जा, जो हमारा विलयन होता है यानी सॉल्यूशन होता है उसमें जल के अणुओं की मुक्त ऊर्जा के बीच जो अंतर होता है उसको जल विभव कहते हैं। स्टेलियर और टेलन ने मतलब स्टेल्टियर और टेलन ने 1960 में जल विभव शब्द दिया था। इसके बाद में तीसरा पॉइंट है जल विभव दाब और ताप स्थिर रखने पर प्रणाली में पानी की शुद्ध जल में स्थितिज ऊर्जा है। मतलब क्या है, जल विभव दाब और ताप स्थिर रखने पर प्रणाली में पानी की शुद्ध जल में स्थितिज ऊर्जा है। चौथा हो जाएगा जल विभव का उपयोग मापने के लिए भी किया जा सकता है। मतलब जल विभव का उपयोग ये मापने के लिए भी किया जा सकता है कि पानी के अणु, मतलब इसमें ये बोला गया है कि जल विभव का उपयोग ये मापने के लिए भी किया जा सकता है कि पानी के अणु किसी विशिष्ट वातावरण या प्रणाली में कितनी आसानी से घूम सकते हैं। इसके बाद में इसे किलोपास्कल केपी में मापा जाता है। सातवां है इसे गिरिक अक्षर साई द्वारा दर्शाया जाता है। इसके बाद में जल विभव प्रवणता आता है। जल विभव प्रवणता दो तरल पदार्थों की जल विभव के बीच, मतलब जो दो तरल पदार्थ हैं उनका जल विभव है उनके बीच अंतर को संदर्भित करता है जल विभव प्रवणता। जल विभव दाब गुलित विलय और अन्य कारकों में परिवर्तन के परिणाम स्वरूप दो स्थानों के बीच जल विभव है। जल विभव सूत्र, ये हमारा लास्ट टॉपिक है। जल विभव सूत्र। जल विभव को दिए गए समीकरण द्वारा दर्शाया जा सकता है। जैसे साइन W यानी वाटर का जल विभव या वाटर पोटेंशियल इक्वल टू हो जाएगा साइन S प्लस साइन P प्लस साइन G, जहाँ साइन S सॉल्यूशन का पोटेंशियल है, P प्रेशर का पोटेंशियल है, G ग्रेविटी का पोटेंशियल है। जैसे हमारा साइन S है विलय प्रभाव, विलय विभव या परासरण विभव। दूसरा हो जाएगा साइन P विभव यानी पोटेंशियल, दाब का प्रभाव यानी इफेक्ट ऑफ पोटेंशियल, इफेक्ट ऑफ प्रेशर पोटेंशियल, दाब विभव या जाल स्थितिक दाब हो जाएगा। फिर साइन G है जिसमें गुरुत्वाकर्षण का प्रभाव, गुरुत्व प्रभाव हो जाएगा। तो पादप कोशिकाओं के लिए केवल साइन S और साइन P मतलब सॉल्यूशन और प्रेशर आवश्यक है, और इस पर विचार किया जा सकता है। जैसे साइन W इक्वल टू साइन S प्लस साइन P, साइन W इक्वल टू साइन S प्लस साइन P समीकरण बनता है। इस प्रकार देखिए मैंने टॉपिक्स कवर किए। सबसे पहला पढ़ा हमने पादपों के लिए जल का महत्व पढ़ा। उसके बाद में हमने ऑस्मोसिस पढ़ा, इसमें इंटर ऑस्मोसिस पढ़ा, आउटर ऑस्मोसिस पढ़ा यानी अंतःपरासरण आउटर परासरण पढ़ा, परासरण दाब और विलय विभव पढ़ा, स्फीति दाब पढ़ा हमने, भित्तीय दाब पढ़ा हमने। इसके बाद में हमने जल विभव पढ़ा। इसके बाद में जल विभव पढ़ने के बाद जल विभव प्रवणता पढ़ा और जल विभव सूत्र पढ़ा। देखिए इन टॉपिक्स को अपनी कॉपी में पॉइंट बाय पॉइंट कवर कीजिए, यह आपको इस एग्ज़ाम की दृष्टि से बहुत इम्पोर्टेंट है। और आगे जो आप कम्पिटिटिव एग्ज़ाम देंगे टीचर का या अदर किसी भी जॉब का एग्ज़ाम देंगे तो आपको वहाँ भी ये बहुत हेल्पफुल होगा। तो आप इसको अच्छे से तैयार कीजिए। थैंक यू।